अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। कुछ दिन वाकई बहुत भारी होते हैं एंड इट इज डेफिनेटली वाज अ डे ऑफ शेम। अगर हम वीकेंड पे देखें जिस तरह पूरे पाकिस्तान का मीडिया, हर दर्दमंद, हर एहसास रखने वाला इंसान रिएक्ट कर रहा है सियालकोट इंसिडेंट पे, मुझे इसको सानेहा कहते हुए भी अजीब सा लगता है, क्योंकि ये सानेहा नहीं था। ऐसा लगता है एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड मॉब आगे बढ़ा और एक इंसान की जान ले ली। कभी कभार जब हम इश्क की बात करते हैं, एहसास की बात करते हैं, मोहब्बत के दावेदार बनते हैं, तो ज्यादा अहम ये होता है कि हम किन चीजों से अपने आप को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। अगर खुदा के अहकामात की तरफ भी हम नजर डालें तो हमें झूठ बोलने से रोका गया है, बददियानती से रोका गया है, किसी को नुकसान पहुंचाने से रोका गया है, अगले की जान और माल की हिफाजत को हम पे लाजिम करार दिया गया, गुस्से को हराम करार दिया गया, इश्तियाल को हराम करार दिया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जिसका करने से ज्यादा ना करने से ताल्लुक है। तो जब हम इश्क के, मोहब्बत के दावेदार बनते हैं तो हम में कितना रिस्ट्रेन है, खास तौर पे जब आपके पास अददी अक्सरियत हो। अगर एक पूरा मॉब 300, 400, 500 अफराद का एक शख्स पे टूट पड़े तो ये मोहब्बत का दावा ना हुआ, ये सरासर जुल्म है। और ये हमें कौन सिखाएगा, ये सीख हमें कौन देगा? जब हम अपने मिंबर और मेहराब की तरफ देखते हैं, कभी कभार हमें इश्क में आगे बढ़ जाने, एक्सट्रीम मेजर्स लेने की तो तरबियत और सबक दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कहाँ रुक जाएं। अगर आप दुनिया की तमाम बड़ी रेवोल्यूशंस को देखें, जंगों को देखें, यहाँ तक कि दीन इस्लाम की तारीख पे भी नजर डालें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर, तदब्बुर, जिस तरह आप एहसास कर सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को मुश्किल की वक्त में रोक सकते हैं, कितना अपने आप पे काबू रख सकते हैं, अपनी नफ्स पे काबू रख सकते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ इस्लाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नज़ारे हमने देखे और जो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जिसकी वजह से हमारा बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान सर झुक गया है। हम यहाँ पे अक्सर बात करते हैं कि जी हमारे इर्द गिर्द के मुकाबले, खुसूसन भारत की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि देखिए जी वहां पे जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हमारा अपना रवैया क्या है, हमारे अपने तौर और तरीके क्या हैं। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि वो 300-400 लोग जो एक निहत्थे शख्स पे टूट पड़े, पहले उसका मार मार के भुरकस निकाल दिया, उसको यानी जान से ही मार दिया, और उसके बाद वहां पे भी उनके इश्तियाल की आग ठंडी ना हुई, यहाँ तक कि उसके जिस्म को आग लगा दी गई, उसकी डेड बॉडी को आग लगा दी गई। फिर एक तमाशबीन का जो पूरा आपने मंजर देखा कि लोग उस जलती हुई लाश के सामने तस्वीर ले रहे थे, उस पर जूते खींच खींच के मार रहे थे, और इससे हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वाकई वहां पे कोई शख्स नहीं था? अब हमारे सामने ये रिपोर्ट आती है कि मलिक अदनान जो उस इंसान का साथी था, उस फैक्ट्री का मैनेजर था, उसने हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन एक निहत्था शख्स किस तरह इस बड़े मॉब को, इस पूरे मजमे को रोक पाता? यकीनन उसको खुद नहीं, उसने बहुत सारी मारपीट सही, लेकिन यकीनन ये बात काबिल सताइश है कि लोग उसके रोल को मेरे ख्याल में सराह भी रहे हैं, तमगाए शुजात का भी ऐलान किया है। लेकिन क्या वाकई ये शुजात है? शुजात यकीनन है, क्योंकि लोगों के सामने खड़े होना, तनहा खड़े होना बहुत आसान काम नहीं है, बल्कि जब आपको नजर आ रहा हो कि लोग किसी की जान के दर पे हों, उस निहत्थे शख्स को बचाना खुद आग के कुएं में कूदने के मुतरादिफ है। लेकिन साथ साथ क्या वो जो इतना बड़ा मजमा था उसमें एक ही इंसान था जिसका ज़मीर जागा हुआ था, जिसके अंदर थोड़ा सा एहसास, थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी? ये मेरे ख्याल में जहां हम देखते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन ने सबसे बड़ा सबक हमें माफ कर देने के हवाले से दिया, तो हम इतने जाबिर कैसे हो जाते हैं कि एक शख्स को जब तक हम पूरी तरह अपना गुस्सा उस पर ना निकाल लें, हम रुकते ही नहीं, हमारा हाथ नहीं रुकता, हमारी रूह नहीं कांपती। कभी भी सिचुएशन बदल सकती है। यानी हम वो कौम हैं जो हम याद करते हैं कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो ट्रेनों की ट्रेनें कटी हुई लाशों से भरी यहाँ पे आई। ये वो कुर्बानियां हैं जो हमने दी। यानी ये जरासीम हम में आज भी मौजूद हैं कि उस बर्बरियत, उस जुल्म की इंतहा पे हम आज भी पहुंच सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत माशरा और रियासत हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? कि ऐसे ही वाकयात होते रहेंगे? सियालकोट में पहले भी हमने 2 भाइयों को इसी तरह मॉब ने उनको लिंच किया, जान से मार दिया, ये हमने देखा। इसके बाद हमने मशाल खान का इंसिडेंट देखा, और आज हम इस श्रीलंकन मैनेजर के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या इक़दाम लिए जाएंगे? क्या हम हमेशा की तरह इस पे अफसोस करके दुनिया भर में अपना मजाक उड़वाकर खामोश हो जाएंगे? What kind of justice are we expecting? जब हमने देखा कि मजमा होता है, 100-150 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, फोरेंसिक रिपोर्ट्स चल रही हैं, इज़हार मुज़म्मत हो गया, इज़हार अफसोस हो गया, इसके बाद क्या?
किस किस्म की इंसाफ की उम्मीद है और रियासत क्या सोच रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब हसन खावर साहब, उनसे सवाल करने। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एक्सक्लूसिवली फॉर आज पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि सियालकोट वाकये की ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है। हमने आपकी गुफ्तगू सुनी एंड थ्रू आउट यू बीन अपेयरिंग ऑन मीडिया और इसको आप कंडेम कर रहे हैं सख्त तरीन अल्फाज में। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी तक की तहकीकात कहां तक पहुंची है, क्योंकि एक हाई लेवल तहकीकात हो रही है और इसका आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, इसके बारे में हमें बताइए। इस सियालकोट वाकये में अभी तक 120 से वो तमाम लोग हैं जिनका चेहरा आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखा, सोशल मीडिया पे भी इनका चेहरा आया और वो सारे भी हिरासत में हैं। उसके अलावा हमने 160 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ले ली थी और उसको भी एनालाइज किया जा रहा है, फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहा है, पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है और उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है और ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और तफ्तीश जारी है। और जैसे ही उसमें कोई गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, आपने खुद जैसे मेंशन किया है कि 160 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ली गई। क्या इन सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर नहीं किया जाता? क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस के हवाले से बात की जा रही है कि वो जाए वक़ूआ पे उस वक्त पहुंचे जब इस शख्स को ऑलरेडी हलाक कर दिया गया था, इसकी लाश को आग लगा दी गई थी। तो उस वक्त ये 160 सीसीटीवी कैमरास क्या कर रहे थे? क्या इनको कोई मॉनिटर नहीं करता कि इतना बड़ा मॉब 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे से एक इंसान का भुरकस निकाल रहा है, मजमा बेकाबू हुआ हुआ है, लेकिन वहां पे पुलिस पहुंच नहीं रही। तो इसके बारे में जरा बताइएगा कि पुलिस को इत्तला कब मिली है और वो जाए वक़ूआ पे कब पहुंचे। देखिए, अभी तक तो हमारे पास इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसकी और उसमें वाकई यही है कि जो पहली कॉल पुलिस को गई थी वो उस शख्स की हलाकत के बाद गई थी। 10:02 में ये वाकया शुरू हुआ है, 11:05 पर उसको हलाक कर दिया गया था और 11:28 के ऊपर पहली कॉल गई और 17-18 मिनट के बाद पुलिस की जो पहली पार्टी थी वो वहां पहुंच गई है। अब क्या ये बात सच है, क्यों 1 घंटा किसी ने पुलिस को कॉल नहीं की, ये वो चीजें हैं जिनको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और उसके अलावा एक महकमाना इंक्वायरी भी हो रही है और आईजी साहब खुद उसको देख रहे हैं और उस पर यह देखा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई गफलत तो पुलिस की साइड पे नहीं थी और अगर कोई गफलत होगी, कोई लैप्स होगा, कोई नेग्लिजेंस होगी तो जाहिर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बात हमने काफी वाजे कर दी है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट यही है कि पुलिस करीबन वक्त पे ही वहां पे पहुंच गई। लेकिन हसन, मुझे पुलिस से पहले तो ऐसा लगता है मीडिया वहां पे पहुंच गया था। जिन लोगों की गिरफ्तारियां इस वक्त अमल में आई हैं वो तो बुलंद बांग तरीके से हीरो बने, उस वक्त अपने इस फेल को, अपने इस अमल को बाकायदा कबूल कर रहे थे और शायद उस पर दाद वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें कोई हमें नजर नहीं आया कि कोई एहसास नदामत है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये मॉब मेंटालिटी, ये कल्चर फरोग पा रहा है। इस वक्त रियासत क्या सोच रही है? और यकीनन बीइंग हमारे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, आपके ऊपर भी और इस वक्त पुलिस पे और सारी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत जिम्मेदारी आयद हो रही है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इस वाकये के बाद। तो क्या सोचा गया है? क्या इसी तरह कोई भी शख्स किसी मॉब को इश्तियाल अंगेज अपने जुमलों से उकसा सकता है और इंतहाई कदम की तरफ ले जा सकता है? हम इस मॉब मेंटालिटी को रोकने के लिए क्या सख्त कवानीन लाएंगे? हम किस किस्म की इस वक्त सजाएं की उम्मीद रखें कि जो आपने गिरफ्तारियां की हैं जब ये तहकीकात खत्म होगी? जरा इसको थोड़ा वाजे कीजिएगा कि रियासत इस वक्त इस मॉब कल्चर को, इस मेंटालिटी को रोकने के लिए क्या कर रही है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सिस्टम ऑफ जस्टिस से हट के लोग मॉब जस्टिस की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक रुझान है। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये वाकया इस किस्म का आखिरी वाकया इस मुल्क की तारीख में, और इसको बदलने के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमें अपना सिस्टम ऑफ जस्टिस स्ट्रांग करना है, हमें रूल ऑफ लॉ इंश्योर करना है ताकि वो लोग जो इस तरह के कामों का इर्तिकाब करते हैं उनके लिए डेटरेंस पैदा हो। उसके अलावा हमने अपनी नौजवानों को एंगेज करना है, उनको तालीम देनी है, उनको सिविक सेंस देनी है, उनमें टॉलरेंस पैदा कर रही है, ये भी बहुत अहम काम है। और तीसरी ये चीज है कि हमने जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड आई है सोसाइटी में उसको ब्रिज करना है ताकि ये जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम बात करें और हम देखें कि इस तरह के मुतशद्दिद रवैये क्यों लोग इख्तियार करते हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ी है कि हम कानून को किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते
اور یہ بات سب کو بہت واضح ہونی چاہیے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آئی نو دیٹ یو آر ایٹ اے پوزیشن جہاں آپ کے لیے اس وقت میڈیا کے ان سوالات کا جواب دینا شاید تھوڑا تکلیف دہ بھی ہے, تھوڑا مشکل بھی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک آنے والے وقت کے لیے ویژن کریٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ٹالرنس پیدا کرنی پڑے گی, ملازمتیں, روزگار, فلانا ڈھماکہ, رول آف لا کو اسٹرانگ کریں گے, لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا؟ اگر صرف انہی اہداف کو دیکھ لیا جائے تو گزشتہ 3 سالوں میں, بلکہ جمہوری دور کے 2 مکمل ٹرمز ہم نے دیکھے ہیں. 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت رہی, پی ایم ایل این میں 5 سال حکومت رہی, اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً لاسٹ فیو ایئرز یا 1-1.5 سال رہتا ہے اس موجودہ حکومت کا بھی. ان تینوں جمہوری ادوار میں ان اہداف کے لیے کیا کام کیا گیا؟ ہمیں یاد ہے کہ جب اے پی ایس کا تکلیف دہ واقعہ ہوا اور بہت ہی دلخراش وہ مناظر بھی تھے ہمارے سامنے, اس وقت بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہیٹ سپیچ کو روکا جائے گا. مشال خان کا واقعہ ہو جاتا ہے, ہم آپس میں مزید ڈیوائیڈڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ اوور سمپلیفائڈ بات ہے کہ جب ہم اس کو غربت کی یا بے روزگاری کی یا لیک آف ایجوکیشن کی طرف ڈالتے ہیں. ہم سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے معاشرے دنیا میں موجود ہیں, افریقہ میں موجود ہیں, وہاں ایسے واقعات نہیں ہو رہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ, ایڈمنسٹریشن اینڈ رول آف لا ہر جگہ پرویٹ کرتا ہے. ہمارے انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ موب مینٹالٹی کا سب سے پہلے جو استعمال کرتے ہیں وہ وکلا برادری خود ہے. ہم نے ان کو خود وکلا گردی کرتے ہوئے دیکھا, تو ہم پھر کیا امیدیں رکھیں عدالتوں سے؟ آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ. اس میں کسی ایک ادارے, کسی ایک شخص کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن یہ جاگنے کا وقت ہے. اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو ہمارے پاس اتنی فالٹ لائنز, اتنے فیکشنز موجود ہیں کہ پھر کسی کی بھی جان اور مال کا تحفظ یقینی نہیں ہوگا. آئی تھنک یہ لمحہ فکریہ ہے, اس پہ سوچیے ضرور. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.